डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़ी शाह, सहआचार्य समाजशास्त्र। आज की अपनी इस क्लास में हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर के अंतर्गत नगर की परिभाषा एवं विशेषताओं पर बात करेंगे। नगर किसे कहते हैं, ये समाज वैज्ञानिकों में अभी भी एक विवाद का विषय बना हुआ है। नगर की परिभाषा सिर्फ समाज विज्ञानों के स्तर पर ही अलग अलग नहीं है, बल्कि देश के स्तर पर भी अलग अलग है। कभी कभी तो समय के साथ एक ही देश के अंतर्गत नगर की परिभाषा में बदलाव आ जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि विश्व स्तर या क्षेत्रीय स्तर पर नगरीकरण की प्रक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन करना काफ़ी कठिन हो जाता है। अभी तक नगर की कोई भी सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, क्योंकि किसी जगह को नगर कहा जाए या नहीं, इसकी कोई विश्वव्यापी कसौटी नहीं है। नगर की परिभाषाएं अनेक हैं, उनमें अनेक भिन्नताएं हैं। भिन्नताएं सामाजिक वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण के कारण हैं। ए क्वीन ने अपनी पुस्तक अर्बन सोशियोलॉजी में नगर को परिभाषित करते हुए लिखा है कि नगर का तात्पर्य कानून द्वारा निर्धारित क्षेत्र से है, जिसमें एक बड़े आकार की जनसंख्या निवास करती है तथा जिसकी सीमाओं के अंदर व्यवस्था और नियंत्रण को स्थापित करने का कार्य राज्य द्वारा अधिकृत किसी प्रशासनिक सत्ता द्वारा किया जाता है। आपने अपनी इस परिभाषा में नगर की प्रकृति को स्पष्ट किया है, लेकिन नगरीय समाज की सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रकृति को आपने स्पष्ट नहीं किया है। ममफोर्ड ने अधिक स्पष्ट अर्थों में नगर को परिभाषित करते हुए लिखा, एक भौगोलिक क्षेत्र होने के साथ ही एक विशेष आर्थिक संगठन एवं संस्थापक प्रक्रिया है, जिसमें सामूहिक एकता का एक विशेष रूप देखने को मिलता है। इमाइल दुर्खीम के अनुसार नगर एक ऐसा समाज है जिसके सदस्य सावयवी एकता के द्वारा आपस में बंधे हुए होते हैं। दुर्खीम ने अपनी इस परिभाषा में स्पष्ट किया है कि नगर को सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक एकता के एक विशेष प्रकार के रूप में ही परिभाषित किया जा सकता है। जिस तरह हमारे शरीर रचना के विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसी तरह नगर में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण होता है, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण के कारण ही नगर में हित प्रधान द्वितीयक तथा औपचारिक संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। अब हम लुईस विर्थ की परिभाषा को जानेंगे। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से नगर की परिभाषा सामाजिक विभिन्नता वाले व्यक्तियों के एक बड़े और घने बसे हुए स्थायी क्षेत्र के रूप में की जा सकती है। अपनी इस परिभाषा में विर्थ ने नगर को एक समुदाय के रूप में प्रस्तुत किया है, समाज के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। मुनरो के शब्दों में एक नगर पूर्ण समाज है जिसका भौगोलिक आधार विशेष रूप से जनसंख्या के आकार के अनुसार दबाव में है, या उसकी सीमा के लक्षण सापेक्ष रूप से मानव विशेषताओं की तुलना में लघु हैं, अर्थात जनसंख्या का घनत्व अधिक है। बर्गेल के अनुसार नगर एक अमूर्त अवधारणा है। इसके अनेक कार्य हैं। किसी एक नगर में सभी कार्य विद्यमान नहीं होते हैं। ये कार्य विभिन्न विभिन्न नगरों में उनके भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न रहे हैं। नगर की परिभाषा कुछ आधारों के अनुसार की गई है। अब हम इन आधारों को समझेंगे। सांख्यिकीय आधार नगर को परिभाषित करने का ये सबसे सरलतम आधार है, अर्थात संख्यात्मक। डेनमार्क, स्वीडन एवं फिनलैंड
जैसे देशों में यदि किसी जगह की आबादी मात्र 200 लोगों की है तो उसे नगर मान लिया जाता है। इसी तरह यदि क्यूबा में किसी जगह की आबादी मात्र 50 की है तो उसे शहर मान लिया जाता है। इसी प्रकार कोरिया में जब तक किसी जगह की आबादी 40,000 की नहीं हो जाती तब तक उस क्षेत्र को नगर का दर्जा नहीं दिया जाता है। कनाडा में 1,000 और अमेरिका में 2,500 की आबादी के आधार पर किसी जगह को शहर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में 5,000 जनसंख्या के आधार पर नगर को परिभाषित किया गया है, लेकिन ये परिभाषा पूर्ण वैज्ञानिक नहीं है। व्यवसाय का आधार। नगर वह क्षेत्र है जिसमें रहने वाले 75% से अधिक व्यक्ति गैर कृषि कार्यों के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। बाजार का आधार। जनसंख्या का एक बड़ा भाग विभिन्न प्रकार के उत्पादन कार्यों, व्यापारिक क्रियाओं तथा विभिन्न सेवाओं के द्वारा अपना आजीविका अर्जित करता है। आर्थिक क्रियाओं के बड़े क्षेत्र के कारण ही नगर रोजगार का केंद्र होते हैं, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से लोग रोजगार के लिए नगरों की ओर प्रवास करते हैं। कानून का आधार। कई देशों में नगर को कानून की भाषा में परिभाषित किया गया है। एक स्थान को कानूनन नगर घोषित कर दिया जाता है। जैसे भारत में राज्य सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि वो एक बस्ती को नगरपालिका घोषित कर सकती है या एक कस्बा। ऐसे कस्बे कानूनन कस्बे कहलाते हैं। कार्यविधि तो पूर्ण स्पष्ट है, लेकिन पहचान के आधार राज्यों में समानता लिए हुए नहीं हैं। जनसंख्या के घनत्व का आधार। जनसंख्या के घनत्व के आधार पर नगर को परिभाषित करने का प्रयास किया गया, लेकिन नगर के लिए कोई भी न्यूनतम जनसंख्या का घनत्व निश्चित नहीं किया जा सका है। वाल्टर ने निम्न जनसंख्या के घनत्व का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, 100 से कम प्रति वर्ग मील घनत्व वाला कंट्री, 100 से 1000 वाला ग्राम और 1000 से अधिक घनत्व वाला नगर। लेकिन ये जनसंख्या के घनत्व की माप सर्वमान्य सिद्ध नहीं हुई। बस्ती नगर होते हुए भी इस परिभाषा को कसौटी पर सही नहीं माना गया। ये माप सब पर समान रूप से व्यवहारिक नहीं पाई गई। भारतीय जनगणना अनुसार कस्बा एवं नगर। भारतीय जनगणना प्रतिवेदन ने नगर कस्बा की परिभाषा कानून, जनसंख्या और घनत्व को ध्यान में रखकर दी है। सभी स्थान जिनमें नगरपालिका, निगम, बोर्ड या सूचित कस्बा क्षेत्र समिति आदि हैं, वो नगर कहलाएंगे। वो सभी स्थान जिनकी आबादी 1,500 से अधिक है और जहाँ कम से कम 75% पुरुष कामकाजी जनसंख्या वाले गैर कृषि कार्य करते हों। जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। नगर कोई भी नगरीय क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 1 लाख या इससे अधिक हो, वह भारतीय जनगणना अनुसार नगर माना जाएगा। समाजशास्त्रीय परिभाषा। कुछ समाजशास्त्रियों ने नगर की परिभाषा में लिखा है कि नगर वह स्थान है जो इतना बड़ा हो गया है कि जिसमें लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। बहुकारकीय आधार। किसी एक आधार के अनुसार नगर को संतोषजनक परिभाषा देने में सफलता नहीं मिली है। इसीलिए कुछ विद्वानों ने कुछ कारकों के योग के आधार पर
नगर को परिभाषित करने का प्रयास किया है। ऐसे उल्लेखनीय समाजशास्त्री हैं सोरोकिन, जिम्मरमैन, मुनरो आदि। संक्षेप में कहा जा सकता है कि नगर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विषमताओं से युक्त एक ऐसा समाज है जिसमें विकसित टेक्नोलॉजी आर्थिक क्रियाओं का आधार होती है तथा व्यक्तिवादिता, घनी जनसंख्या और प्रतिस्पर्धा के कारण जहां नियंत्रण के औपचारिक साधनों के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। अब हम नगर की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। विभिन्न विद्वानों ने नगर की विशेषताओं का प्रतिपादन किया है। रोनाल्ड फ्रीडमैन ने नगर की 9 विशेषताएं बताई हैं। समूहों और व्यक्तियों के बीच कार्यात्मक निर्भरता, अधिक जनसंख्या एवं अधिक जनघनत्व, विभिन्नताएं, परिवार के कार्यों में कमी, सदस्यों में अनजानपन, संदेशवाहन के साधनों की अधिकता, प्राथमिक संबंधों का अभाव, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, नगरीय संस्कृति की परिवर्तनशील प्रकृति। लुईस विर्थ ने नगर की 6 विशेषताएं बताईं। जटिल श्रम विभाजन एवं व्यवसायों की विभिन्नता जो सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था का प्रमुख आधार होता है। अधिक स्थानीय और सामाजिक गतिशीलता, जनसंख्या की कार्यात्मक अंतर्निर्भरता, अंतर्वैयक्तिक संपर्कों में गुमनामता तथा सामाजिक भूमिकाओं का विखंडीकरण, सामाजिक नियंत्रण के अप्रत्यक्ष साधनों पर निर्भरता, आदर्शात्मक विचलन। अब हम विभिन्न विद्वानों ने जो नगर की विशेषताएं बताई उनके आधार पर नगर की सामान्य विशेषताओं को जानेंगे। डेमोग्राफिक विशेषता के अंतर्गत 3 पॉइंट हैं। जनसंख्या की अधिकता, जनसंख्या की विभिन्नता, स्वास्थ्य व मनोरंजन के केंद्र। जनसंख्या की अधिकता। नगरों की प्रमुख विशेषता जनसंख्या की अधिकता है। जनसंख्या की अधिकता के साथ साथ जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। अनेक नगरों में जनसंख्या घनत्व 150,000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील से भी अधिक है। भारत में 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान को नगर कहा गया है। इससे भी अधिक जनसंख्या वाले स्थान महानगर कहलाते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता आदि। जनसंख्या अधिकता का परिणाम नगरों में बेकारी, गरीबी, आवास, अपराध व प्रशासन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती है। जनसंख्या की विभिन्नता। नगरों में जनसंख्या की अधिकता होती है और यहाँ पर अनेक मतों, धर्मों, संप्रदायों, वर्ग, जाति, प्रजाति, भाषा, प्रांत के लोग निवास करते हैं। उनके अनेक प्रकार के व्यवसाय, रुचियाँ, मनोवृत्तियाँ, वेशभूषा, रहन सहन, परंपरा होती है। उनके जीवन स्तर, संस्कृति, सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता होती है, जिसके कारण नगर को विभिन्नता वाला समाज कहा जाता है। स्वास्थ्य व मनोरंजन के केंद्र। नगरों में व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। हर प्रकार की बीमारियों के निदान के लिए उच्च स्तरीय अस्पताल होते हैं और इनमें विशेषज्ञ होते हैं। लोगों को रोग मुक्ति सुलभ होती है। इसके साथ ही नगरों में सिनेमा हॉल, नृत्य, संगीत, कला केंद्र, टेलीविज़न, रेडियो, नाटकशालाएं आदि अनेक मनोरंजन के साधन भी सुलभ होते हैं। सुलभ स्वस्थ वातावरण तो उपलब्ध होता ही है,
छोटे बच्चों के लिए भी मनोरंजन की सुविधाएं होती हैं, खेल कूद की सुविधाएं होती हैं और शुद्ध पर्यावरण के लिए बाग बगीचे उपलब्ध होते हैं। अब हम दूसरी विशेषता को समझेंगे, आर्थिक विशेषताएं। आर्थिक विसामान्यता। नगरों में विभिन्न आर्थिक वर्गों के लोग एक साथ निवास करते हैं। एक और साधन संपन्न पूंजीपति वर्ग होता है तो दूसरी तरफ मजदूर या गरीब वर्ग होता है। मध्यम वर्ग के लोग भी विषम परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करते हैं। कहीं साधन सुविधाओं की कमी होती है तो कहीं इनकी अधिकता होती है। इन सब के कारण नगरों में संघर्ष में जीवन रहता है। आर्थिक गतिविधियों के केंद्र। नगरों में अनेक प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं। सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां विभिन्न उत्पादक क्षेत्र उत्पादन जैसे सीमेंट का, लकड़ी का, कोयला का, बारूद का, कागज़ का, कपड़े का, चमड़े का यहाँ पर देखने को मिलता है। कहने का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के व्यवसाय होते हैं, इसी से इन्हें आर्थिक क्रियाओं का केंद्र कहा जाता है नगरों को। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। नगर अनेक आर्थिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। यहाँ विशेषीकरण भी अधिक होता है। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में लगे रहते हैं, साथ ही कार्य के विशेषज्ञ भी होते हैं। श्रम विभाजन व विशेषीकरण पारस्परिक निर्भरता को जन्म देता है। प्रत्येक को अपना कार्य पूरा करने के लिए दूसरे का सहयोग लेना पड़ता है। इस प्रकार नगरों में जहाँ विभिन्न व्यवसाय होते हैं, वहीं श्रम का विभाजन भी व्यक्ति की योग्यता के अनुसार होता है। अब हम तीसरी विशेषता को समझेंगे, सामाजिक विशेषताएं। द्वैतिक संबंधों की प्रधानता। नगरों में प्राथमिक अथवा आमने सामने के संबंधों के स्थान पर द्वैतिक संबंधों का महत्व अधिक होता है। नगरों में जनसंख्या की अधिकता और विभिन्नता के कारण यहाँ औपचारिक संबंध अधिक होते हैं। प्रायः अपने स्वार्थों की भावना से लोग उन्हीं व्यक्तियों से संबंध स्थापित करते हैं जिनसे उनका कोई स्वार्थ या हित संपादन होता है। सामाजिक गतिशीलता। नगरों में गतिशीलता अधिक पाई जाती है। व्यक्ति अपनी प्रगति के लिए एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान चले जाते हैं। उनमें स्थान के प्रति लगाव नहीं होता। स्थानीय गतिशीलता के साथ साथ सामाजिक गतिशीलता भी नगरों में अधिक होती है। नगरों में स्तरीकरण अधिक होता है। व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता, क्षमता के अनुसार अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। व्यक्ति अपनी प्रगति के लिए जीवन में रिस्क या जोखिम उठाने को तैयार रहता है। एक पद त्याग कर दूसरा पद ग्रहण करना यहाँ की विशेषता है। हित प्रधान सहनशीलता। नगरों के लोगों में सहनशीलता का गुण नहीं होता, फिर भी अपने हितों के संपादन के लिए वे इस गुण का निर्वाह करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो व्यापारी वर्ग प्रत्येक स्थिति में स्वयं को विनम्र, मृदुभाषी बनाने का प्रयास करता है। प्रदर्शनकारी व्यवहार। नगर का जीवन दिखावे का आडंबर युक्त होता है और इसे हम विवाह उत्सव के समय देख सकते हैं। लोग स्वयं को बड़ा सिद्ध करने के लिए भोजन और सजावट आदि पर बढ़ चढ़कर खर्च करते हैं। स्थानीय पार्थक्य। किंग्सले डेविस ने इस विशेषता को बताया है। नगरों में श्रम के विभाजन और विशेषीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न कारखाने, कार्यालय, शिक्षण संस्थान, मनोरंजन आदि के स्थान सुनिश्चित होते हैं।
इसी के आधार पर यह भी निश्चित हो जाता है कि किन क्षेत्रों में किस वर्ग के लोग निवास करेंगे। इसके लिए अलग अलग क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। महानगरों में तो ऐसा करना अत्यंत आवश्यक भी है, जिससे व्यक्ति को कार्य के लिए अधिक दूर न जाना पड़े। सामाजिक समस्याएं। नगरों में जहां अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं, तो वहीं सामाजिक समस्याएं भी पाई जाती हैं, जैसे वर्ग संघर्ष, अपराध, बाल अपराध, बेकारी, गरीबी, कुपोषण, युवा तनाव, बीमारी आदि नगरों की विशेषताएं बन गई हैं। अब हम चौथी विशेषता को जानेंगे, सांस्कृतिक विशेषताएं। सभ्यता के वाहक। नगरों को सभ्यता और संस्कृति का वाहक और पोषक कहा जाता है। विश्व की महान सभ्यताओं का केंद्र नगर ही रहे हैं। उच्च सभ्यता और संस्कृति का प्रसार प्रचार नगरों के माध्यम से ही हुआ है। नगरों का विकास सभ्यता के विकास के साथ ही हुआ है। शिक्षा और संस्कृति के केंद्र। नगरों में विभिन्न प्रकार के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, चिकित्सा, कला, संगीत, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि के विद्यालय व महाविद्यालय होते हैं, जिसमें विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार प्रवेश लेते हैं। कला, संगीत, साहित्य, संस्कृति आदि की शिक्षा भी नगरों में उपलब्ध होती है। इस प्रकार नगर व्यक्ति के चहुमुखी व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। फैशन। नगर आधुनिकता के भी पोषक हैं। विश्व में होने वाली सभी गतिविधियों से प्रभावित रहते हैं। फैशन के प्रति भी नगरों में विशेष आकर्षण रहता है। हर क्षेत्र में नवीनता उनकी विशेषता है। विभिन्न प्रकार के परिधान, हेयर स्टाइल, कला आदि तथा सभी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के फैशन नगरों में देखे जा सकते हैं। अब हम पांचवी विशेषता पर बात करेंगे, राजनैतिक विशेषताएं। व्यक्तिवादिता एवं प्रतिस्पर्धा। नगरीय जीवन में व्यक्तिवादिता अधिक पाई जाती है। व्यक्ति का लक्ष्य साधन संपन्न होना व धनी बनना होता है। व्यक्ति अपने लिए ही चिंतित रहता है, इसे ही व्यक्तिवादिता कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रतिस्पर्धा की भावना भी नगरों में अधिक पाई जाती है। ये प्रतिस्पर्धा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक जीवन में देखी जा सकती है। राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र। नगर न केवल शिक्षा और संस्कृति के केंद्र होते हैं, बल्कि राजनीतिक गतिविधियों के भी महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालय अक्सर राजधानियों में ही होते हैं, जहां उनकी भावी नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित होते हैं, क्रियान्वित होते हैं। राजनीतिक आंदोलनों की जन्मस्थली भी नगर ही होते हैं, इसलिए राजनीतिक जागरूकता भी नगरों में अधिक होती है। अब मैंने कुछ अन्य विशेषताओं के हेडिंग के अंतर्गत रख करके आपको समझाने का प्रयास किया है। परिवहन व संचार। नगरों में परिवहन व संचार की सुविधाएं होती हैं। बस, रेल आदि व्यक्तियों को किसी भी स्थान से दूसरे स्थान में जल्दी ले जाने में सक्षम होती हैं। संचार प्रणाली भी नगरों में अधिक सक्रिय होती है, जैसे तार, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्पीड पोस्ट, कोरियर सेवा, फैक्स आदि। इन साधनों से नगरों में जीवन बहुत अधिक गतिशील और व्यस्ततापूर्ण हो जाता है। तार्किक अभिवृत्ति। नगरों में व्यक्ति परंपरा, कर्मकांड, रूढ़ियाँ, पूजा पाठ आदि में विश्वास तो रखता है, लेकिन अंधविश्वास नहीं रखता है। शिक्षा के बढ़ते प्रभाव के कारण उनकी अभिवृत्ति
तर्क प्रधान हो गई है। जब तक वह किसी तथ्य को किसी तर्क वितर्क द्वारा प्रमाणित ना कर लें, तब तक नगर के लोग उस पर विश्वास नहीं करते। धर्म का भी उनके जीवन में महत्व कम हो जाता है। यहाँ तक कि परिवार का भी महत्व उनके लिए कम ही है। व्यक्तिवादिता के कारण परिवार के स्थान पर स्वयं के प्रति अधिक सजग रहते हैं। सुरक्षा। नगरीय जीवन अति व्यस्ततापूर्ण, तनाव और संघर्षों से भरा हुआ होता है। संघर्षों और तनाव से राहत दिलाने के लिए नगरों में पुलिस, न्यायालय आदि होते हैं, जिसमें व्यक्ति को लूटपाट, हत्या, चोरी जैसे खतरों से मुक्ति मिलती है। वह अपना समय निश्चिंत होकर स्वयं के कार्यों में लगा सकता है। धन्यवाद। इस चैप्टर को हम अगली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे।